नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की विज्ञान भारती सेकंड अभ्यास कार्य पुस्तिका के हल की। और अध्याय चल रहा है 17। अध्याय का नाम है बल एवं यंत्र। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए। एक स्थिति बनी हुई है जिसमें एक बिना खिंची हुई स्प्रिंग है और द्वितीय स्थिति में ये खिंची हुई स्प्रिंग की तरह नज़र आ रही है। इसके बाद जो दूसरी स्थिति है उस दूसरी स्थिति पे क्या है कि एक रैक है, अलमारी है, वो बंद है और इसकी जो सेकंड कंडीशन है उसमें अलमारी बाहर की ओर खुली हुई है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है कि एक गेंद है या कोई फल है और इसकी जो दूसरी स्थिति है उसमें यह है कि दोनों हाथों से फल को अंदर की ओर दाबा जा रहा है। अब कह रहे हैं उपर्युक्त चित्रों में प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति में बदल रही है, क्यों? आपको पता है स्प्रिंग को द्वितीय स्थिति में कब प्राप्त किया जा सकता है? जब उस स्प्रिंग पर बल आरोपित किया जाए। ठीक है। तो इस स्प्रिंग पर बल आरोपित किया जा रहा है। इसी तरीके से बंद अलमारी को जब हत्था पकड़ करके बाहर की ओर खींचेंगे तो अलमारी खुल जाएगी। और तीसरी स्थिति में जो भी हमारे हाथ में गेंद है या फल है, इसे जब अंदर की ओर दाबेंगे तो ये पिचकेगा और अगर फल होगा तो वो फट जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बल के कारण हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर कि उपरोक्त चित्रों में प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति में बल के कारण बदल रही है। बल किसी वस्तु की स्थिति, गति की दिशा और आकार में परिवर्तन ला सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बल के कारण। सही उत्तर यहाँ पर लिखा बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 है, करें निम्नलिखित चित्र में एक बालिका दूसरी बालिका को खींच रही है, यह बल के किस गुण को प्रदर्शित करता है? ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो एक बालिका है वो दूसरी बालिका को खींच रही है और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बल के किस गुण को निरूपित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। आप समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। इस तरीके का खेल अक्सर हम लोग भी खेलते हैं कि एक दूसरे की हथेली को पकड़ लेते हैं और घूमते हैं। ठीक है। और ये बल के किस गुण को निरूपित कर रहा है? ये बल के खिंचाव गुण को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि खिंचाव गुण को निरूपित कर रहा है। आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित चित्र में समान दिशा में बल लगाया जा रहा है तो गति में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है। अब आपको पता है कि अगर समान दिशा में बल लगाया जा रहा है मतलब जिस तरफ पहला व्यक्ति गाड़ी को खींच रहा है, माल भरी हुई गाड़ी को खींच रहा है, अगर उसी दिशा में दूसरा व्यक्ति बल लगाए, जैसे कि तीर के निशान में आपको बताया जा रहा है, तो ऐसा करने से वस्तु की गति में वृद्धि होगी। ठीक है। और इसका स्पष्टीकरण अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि जब दो बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो वो एक साथ जुड़ करके बड़ा परिणामी बल उत्पन्न करते हैं। फिर यह बढ़ा हुआ परिणामी बल वस्तु पर अधिक प्रभाव डालता है जिससे उसकी गति अर्थात कि वेग में वृद्धि होती है। और तीसरी कंडीशन है कि चित्र में दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में ठेले को ढकेल रहे हैं जिससे ठेले पर लगने वाला कुल बल बढ़ जाएगा और उसकी गति तेज हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखते हैं। तो जो भी इससे संबंधित उत्तर था वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करें निम्नलिखित चित्र में मेज पर बल बराबर एवं विपरीत दिशा में कार्यरत है। चित्र देख करके सही और गलत का फैसला कीजिए। आपको एक चित्र दिख रहा है और इस चित्र में क्या है कि बल लगाया जा रहा है मेज पर और बराबर बल दोनों दिशाओं से अप्लाई किए जा रहे हैं। और आपसे कह रहा है कि आप जो सही है वो सही का निशान लगा दें और जो गलत है वो गलत का निशान लगाएं। चलिए भाई, हम रेडी हैं सवाल को हल करने के लिए। देखिए भाई, सबसे पहले तो ये है कि अगर बराबर बल एक दूसरे की दिशा में लगाया जा रहा है तो मेज तेजी से गतिमान हो जाएगी, ये गलत है हमारा। मेज बहुत ज़्यादा गतिमान हो जाएगी, ये भी गलत है। मेज स्थिर रहेगी, ये सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि किसी एक दिशा से लगने वाला बल बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में मेज उस ओर विस्थापित हो जाएगी जिस ओर से अधिक मेज उस ओर विस्थापित हो जाएगी जिस ओर से कम बल लगाया गया। ठीक है।
चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है कि रीना अपने बालों को बांधने के लिए रबड़ बैंड को खींचती है, तो रबड़ बैंड की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है भाई, जब रीना अपने बालों को बांधने के लिए रबड़ बैंड खींचेगी तो रबड़ बैंड की आकृति और आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? रबड़ एक प्रत्यास्थ वस्तु होती है, जब इस पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो वो खींचे जाता है और उसकी मूल आकृति और आकार बदल जाता है। बल हटाने पर वह फिर से अपनी मूल स्थिति में आने का प्रयास करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उत्तर को लिखते हैं। हमने अपने जवाब को संक्षेप में यहाँ पर लिख दिया है कि रबड़ एक प्रत्यास्थ वस्तु है, खींचने पर रबड़ की आकृति व आकार में परिवर्तन होता है। आगे चलेंगे भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में कौन सा संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। ठीक है भाई, देखिए संपर्क बल क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे कि संपर्क बल वो बल होते हैं जो दो वस्तुओं के सीधे संपर्क में आने पर लगते हैं, जैसे किसी वस्तु को धक्का देना, खींचना या घर्षण बल। ठीक है, अब चित्र 1 में क्या है कि ये जो आपका ब्रश है, ब्रश में जो मंजन है, उसको जो मंजन की हम मंजन की ट्यूब पर जब बल लगाया जाता है तो उससे जो है मंजन बाहर आता है और ये हमारी ब्रश के साथ संपर्क में है, तो इस पर संपर्क बल का उदाहरण है। जबकि पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं या पेड़ से जो टूटी हुई पत्तियां हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाती हैं। ठीक है, और वो गुरुत्वाकर्षण बल और पत्ती के बीच में कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है, तो ये संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो उत्तर चित्र 2 संपर्क बल का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र 2। और पेड़ से फल गिरना, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, दिए गए प्रश्न में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में आलंब, आयास और भार की स्थिति लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो आपको इनमें आलंब, आयास और भार की स्थिति व्यक्त करनी है या स्पष्ट करनी है। चलिए रेडी हम, चित्र यहाँ पर बन रखा है, चित्र के अनुसार ये हमें काम करना है। अभ्यास कार्य पुस्तिका को बच्चों को सिखाना अनिवार्य काम है। देखिए सबसे पहले आपको बताना है आलंब। ठीक है, तो भाई जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उसमें क्या होता है कि जो आलंब होता है आयास और भार के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि आलंब तो कामा लगाएंगे, आयास, आयास का मतलब होता है बल, व भार के बीच, ठीक है, होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में क्या होता है कि भार जो होता है वो आलंब और आयास के बीच में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे भार, कामा लगा देंगे, आलंब व आयास के बीच होता है। चले भाई, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या है, जो आयास है वो आलंब और भार के बीच में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयास, आयास मीन्स होता है आपका बल, जहाँ से बल लगता है, तो यहाँ पर हो गया आपका आयास, आलंब और भार के बीच में होता है। आलंब व भार के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। कहा जा रहा है निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित उत्तोलकों को उनकी श्रेणी के अनुसार छांटिए। यहाँ पर नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको बताना है कि वो किस प्रकार के उत्तोलक हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपको पता होना चाहिए उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। और इसमें अगर आपको ये पता चल जाए
कि आलम्ब, आयास और भार क्या होता है। तो भाई आलम्ब होता है, आलम्ब होता है वो बिंदु जिसके परिता वो यंत्र तैयार किया जाता है या काम हो रहा होता है, वो है आलम्ब। आयास जहाँ पर हम भार लगाते हैं, बल लगाते हैं, भार नहीं बल लगाते हैं, उसे बिंदु को कहते हैं आयास। और जहाँ पर वस्तु कार्य करती है, जहाँ पर भार रखा जाता है, तो वो स्थिति कहलाती है भार। अब आ जाइए भाई, यहाँ पर प्रथम प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं उनमें जो आलम्ब होता है वो आयास और भार के बीच में होता है, ठीक है। तो अगर ये प्लायर्स है तो इसमें अगर देखा जाए तो ये है हमारा आलम्ब, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आलम्ब। और आयास कहाँ पर है, आयास है ये नीचे, और भार कहाँ पर है, ऊपर, तो ये हो गया आपका आयास और ऊपर हो गया आपका भार, ठीक है। इस तरीके से द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब और आयास के बीच में भार होता है, ठीक है। आलम्ब और आयास के बीच में भार होता है। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है भाई, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जल्दी से बताइए आप क्या होता है। आपको जब हम प्रथम और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक बता चुके हैं, तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक भी आपको आ जाने चाहिए, ठीक है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास आलम्ब और भार के बीच में होता है, ठीक है। आपको बता ही चुके हैं, आयास होता है जहाँ पर बल लगता है, आलम्ब होता है धुरी बिंदु जिसके परिता वो पूरा काम हो रहा होता है, और भार तो आप जानते ही हैं जिस चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे सरौता है जहाँ पर सुपारी लगाई जाएगी वो स्थान भार कहलाएगा। इस तरीके से प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में अगर चित्र को देखा जाए तो सबसे पहले तो हमें मिलता है प्लायर्स, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लायर्स। इसके बाद प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हमारा कैंची भी आएगी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हमारा सीसा झूला भी आएगा, जो बच्चों वाला झूला होता है। और ये नाव की पतवार भी प्रथम श्रेणी की उत्तोलक है। चले भाई आगे चलते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सबसे पहले आता है सरौता, ठीक है। सरौता कहाँ पर है, ये चित्र हमारा सरौते का है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया सरौता। इसके बाद पहिए वाली टाली, फिर तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आएगा चिमटा, चाकू, झाड़ू। इसके बाद फावड़ा और कुल्हाड़ी, ठीक है। हमने ये जो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों को यहाँ पर विभाजित करने का प्रयास किया है, ये आलम्ब, आयास और भार की स्थिति के अनुसार किया है। अगर उदाहरण के तौर पे हम आपको फिर से बताना चाहें तो ये बिंदु कैंची का ये बिंदु है आपका आलम्ब, जहाँ कपड़ा लगाया जाएगा वो बिंदु है हमारा भार, और जहाँ हाथ से पकड़ा जाएगा वो है हमारा आयास। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर अगर देखें तो सरौते में ये है हमारा बिंदु आलम्ब, जहाँ सुपारी रखी जाती है वो बिंदु क्या है हमारा भार, और ये जो हत्था है यहाँ पर क्या लग रहा है हमारा आयास। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो वीडियो आपको समझाया गया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए अभ्यास कार्य पुस्तिका के हल में आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से, जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।